Hello everyone, today I am going to start the new video, lecture 18 on the topic of Supreme Court of Judicature at Calcutta। और इससे हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911 एंड 1915। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है हमारी लास्ट वीडियो तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ये इसका नाम है, ठीक है, कोर्ट का। और इसको इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में बाय द यूएन, बाय द चार्टर ऑफ 1774। अब हम देखते हैं अंडर द चार्टर ऑफ 1774 द ब्रिटिश क्राउन इशूड चार्टर इन 1774 इस्टेब्लिशिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कलकत्ता। मतलब कि जो चार्टर इशू किया गया था 1774 बाय द ब्रिटिश क्राउन जो इंग्लैंड में थी, ठीक है, इन्होंने चार्टर इशू किया फॉर इस्टेब्लिशिंग दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कलकत्ता, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया जा सके कलकत्ता में। ठीक है, ये हमारी नई कोर्ट थी। इट रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ मेयर्स कोर्ट ऑफ कलकत्ता। हमने अपनी मेयर कोर्ट पर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। ये मेयर कोर्ट अंडर द चार्टर ऑफ 1774 इसको एबोलिश कर दिया गया था इसमें 1774 के चार्टर में। ठीक है, अगर आपको मेयर कोर्ट की भी वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर आपको आई बटन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके। अब कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो ये चार्टर आया था, चार्टर आने के कुछ दिनों, मतलब कि चार्टर इशू होते ही मतलब कि कुछ कॉम्पोजिशन सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी। ठीक है, इसका भी तो कॉम्पोजिशन बनाता है, इसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए। ठीक है, इस वजह से चार्टर में ही इशू कर दिया गया था। इसकी कंपोजिशन थी, इसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 इंफीरियर जजेस होते थे। ठीक है, जो अंडर दी चीफ जस्टिस वर्क करते थे, अपॉइंटेड बाय द क्राउन, जो क्राउन ही अपॉइंट करती थी इन जजेस को। ठीक है, ये कंपोजिशन था सुप्रीम कोर्ट का। और जो जजेस थे इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, जजेस की क्वालिफिकेशन थी ओनली दोज पर्सनस हु बी अपॉइंटेड एज जज हु वर बैरिस्टर ऑफ 5 years स्टैंडिंग। मतलब कि जो बैरिस्टर थे, जो वकील थे, एडवोकेट्स है, जो मतलब कि केसेस लड़ते थे, तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तब जाकर उन्हें अपॉइंट किया जाता था एज अ जज। ठीक है, ये हमारी क्वालिफिकेशन होगी जजेस की। और इसके फंक्शन को देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के क्या फंक्शन थे। सुप्रीम कोर्ट वाज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता था, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा केसेस के रिकॉर्ड होते थे। ठीक है, इसके पास ही होते थे मेनली रिकॉर्ड तो। ठीक है, इस वजह से इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता था। ठीक है, इट हैव टू गिव जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी एंड ecclesiastical केसेस। इसके पास जुरिस्डिक्शन थी केसेस को हैंडल करने की। सिविल केसेस होगी, क्रिमिनल केसेस होगी, एडमिरल्टी जो मतलब कि समुद्र से रिलेटेड केसेस होते हैं और उनको हैंडल करने की। एंड ecclesiastical मतलब जो चर्च रिलेटेड केसेस होते हैं उनको उनके सुप्रीम कोर्ट के पास इन सभी केसेस को हैंडल करने की पावर थी। ठीक है, इसका फंक्शन था। इट वॉज empowered to administer justice according to the principle of equity and good conscience। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट थी इसको मतलब कि ये पावर दे दी गई थी, मतलब इसकी यह ड्यूटी थी कि यह जो भी डिसीजन दे अपने जस्टिस को प्रोवाइड करें तो वो इक्विटी बेसिस पर और गुड कंसाइंस के बेसिस पर और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पर ये अपना जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, इसको एम्पावर्ड कर दिया गया था बाय द अंडर द चार्टर ऑफ 1774। आगे भी इसका फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट वॉज टू नॉमिनेट अ शेरिफ्स। सुप्रीम कोर्ट शेरिफ्स भी अपॉइंट कर सकती थी। ये शेरिफ कौन होते हैं? शेरिफ होते हैं दैट इज हिज फंक्शन वॉज टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डिटेन इन प्रिजन द पर्सनस कमिटेड बाय कोर्ट। जो शेरिफ थे इनका मेन फंक्शन था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है फॉर दी प्रिजन, जो कैदी होते हैं उनको पकड़ने के लिए, या फिर वो कोई भी क्राइम करते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो इस शेरिफ्स की ड्यूटी होती थी कि वह उनको पकड़कर कारावास में मतलब कि जेल में बंद कर सके। ठीक है, उनकी ये शेरिफ्स की ड्यूटी होती थी, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था इनको। ठीक है, अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट मतलब कि चुना जाता था। 3-4 जो 3 शेरिफ्स को चुनते थे। कौन चुनते थे? गवर्नर जनरल काउंसिल चुनती थी, और उनमें सुप्रीम कोर्ट उनको नॉमिनेट करता था कि इसको हम शेरिफ अपॉइंट करते हैं। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑल्सो ऑथराइज टू एनरोल अटॉर्नीज एंड एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट को अथोराइज यह भी था कि वह जो एडवोकेट थे और जो अटॉर्नीज थी उनको एनरोल कर सके, इसके पास ये अथॉरिटी थी, ठीक है, इनको एनरोल करने की, एडवोकेट्स और अटॉर्नीज को, इसके पास ये भी पावर थी। अब आते हैं इसके हम जुरिडिक्शन पर। जुरिडिक्शन, सिविल जुरिडिक्शन, इसका फर्स्ट है सिविल जुरिडिक्शन। इसकी क्या जुरिडिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की? द कोर्ट वॉज कन्फर्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सिविल केसेस विच एक्सटेंडेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, मैजेस्टी हमने पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने मैजेस्टी जिक्र हुआ था वहाँ पर। मैजेस्टी क्राउन को ही कहते हैं, ठीक है, ये जो कि इंग्लैंड में थी क्राउन, ठीक है। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रिसाइडिंग इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, एनी अदर पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्स अंडर द सर्विस ऑफ कंपनी इनहैबिटेंट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। देखिए इसमें ये कहा गया है सिविल जुरिडिक्शन के अंदर कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी इन सिविल केसेस वो किन किन में थी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को किस किस में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में, मैजेस्टीज में, ठीक है। ब्रिटिश सब्जेक्ट जो रिसाइड इन, मतलब कि जो ब्रिटिश थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, उनके ऊपर इस ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी ओनली सिर्फ सिविल केसेस में। किसके पास थी? सुप्रीम कोर्ट के पास। एनी अदर पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्स अंडर द सर्विस ऑफ कंपनी, जो मतलब कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सर्विस करता था कंपनी की जो पर्सन, उसके ऊपर भी मतलब कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन अप्लाई होती है, कन्फर्ड कर आती है, ठीक है, बाय दी सुप्रीम कोर्ट। इनहैबिटेंट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो निवासी थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, उनके ऊपर भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी, मतलब कि कन्फर्ड कर दी गई थी किनको? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये हमारा सिविल जुरिडिक्शन हो गया है। अब हमारा आता है सेकंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन। क्रिमिनल में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड दी ग्रैंड जूरी एंड पेटी जूरी फॉर ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकती थी किनको? ग्रैंड जूरी को और पेटी जूरी को, जो मतलब कि ट्रायल कर सके, जिनको हैंडल कर सके क्रिमिनल केसेस को, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। लेकिन ये सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को हैंडल करती थी, केसेस को, क्रिमिनल केसेस को। ग्रैंड जूरी और पेटी जूरी, ग्रैंड जूरी तो बड़े केसेस को हैंडल करती थी और पेटी जूरी छोटे केसेस को, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ सिविल केसेस की बात नहीं हो रही है इसमें, सिविल ऊपर हमने देख लिया है, ठीक है। ये क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते थे ओनली सिर्फ ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के ऊपर अप्लाई होता है। और सेकंड हमारा सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को जो नेटिव्स थे, जो निवासी थे कहाँ के? कलकत्ता, बिहार एंड बंगाल एंड उड़ीसा के निवासी थे, उनके ऊपर कोई, उनकी सुप्रीम कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन नहीं थी केसेस हैंडल करने की इन दी क्रिमिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। ये हमारा सेकंड जुरिडिक्शन भी हो गया। हमारा था थर्ड जुरिडिक्शन एडमिरल्टी। मैंने ऊपर भी बताया था अभी, एडमिरल्टी होती है जो समुद्र से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको हैंडल करने की पावर, ठीक है, एडमिरल्टी केसेस कहते हैं उनको। देखते हैं इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट कुड गिव इट्स जुरिडिक्शन इन एडमिरल्टी केसेस विद द हेल्प ऑफ पेटी जूरी फॉर द पीपल ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड पीपल रिसाइडिंग इन कैलकाटा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को एडमिरल्टी केसेस हैंडल करने की पावर थी, किनको? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन ये हेल्प लेती थी किसकी? पेटी जूरी। जैसे हमने अभी ऊपर देखा है, पेटी जूरी और ग्रैंड जूरी, इनकी भी एक अलग से पेटी जूरी होती थी जो हेल्प करती थी सुप्रीम कोर्ट को फॉर हैंडल द एडमिरल्टी केसेस, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किस में करती थी? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, पीपल रिसाइडिंग इन कलकत्ता। जो बंगाल, बिहार, ओडिशा और कलकत्ता थी, उसमें जो लोग रहते थे उनके ऊपर ही अप्लाई होता है सिर्फ ये, ठीक है, उन्हीं के केसेस हैंडल कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट। और फोर्थ आता है हमारा एक्लेसियास्टिकल जुरिडिक्शन। एक्लेसियास्टिकल जुरिडिक्शन, एक्लेसियास्टिकल मैंने अभी ऊपर भी बताया था, एक्लेसियास्टिकल होते हैं जो चर्च से रिलेटेड केस हैंडल करती है, चर्च से रिलेटेड, चर्च, ठीक है। अब इसमें देखते क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सरसाइज एक्लेसियास्टिकल जुरिडिक्शन ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रिसाइडिंग इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को ये जुरिडिक्शन थी, मतलब उसके पास ये पावर थी कि वह एक्लेसियास्टिकल केसेस हैंडल कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर थी, जो रहते थे ब्रिटिशर्स कहाँ पर रहते थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, ठीक है, ये इनके ऊपर अप्लाई होती है सिर्फ। एक्लेसियास्टिकल जुरिडिक्शन सिर्फ जैसे हमने देखा है रिसाइडिंग थे, जो लोग रहते थे, जो मतलब कि ब्रिटिशर्स के ऊपर अप्लाई होती है, जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में रहते थे,
ठीक है। इट वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट गार्जियंस एंड कीपर्स फॉर इन्फेंट एंड इंसेन पर्सनस। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर थी कि ये गार्जियन और कीपर्स अपॉइंट कर सके, किन के लिए, जो मतलब कि मेंटली जो इन्फेंट होते हैं, इंसेन होते हैं जो पर्सनस, ठीक है, उनके लिए कीपर्स और गार्जियन अपॉइंट कर सकती थी उनकी देखभाल के लिए, ठीक है। इट कुड ऑल्सो ग्रांट प्रोबेट्स इलीगल कॉपी ऑफ विल। देखिए विल के बारे में आपने सुना ही होगा, विल को कहते हैं वसीयत, ठीक है, ये प्रॉपर्टी में यूज होती है ज़्यादातर प्रॉपर्टी केसेस में। इसके पास ये पावर थी कि वह एक लीगल कॉपी प्रोवाइड करा सके फॉर अ विल, इनको जो केसेस हैंडल होते हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, ग्रांट कर सके ए लीगल कॉपी, ठीक है, फॉर अ विल। और हमारा आता है अब फिफ्थ पॉइंट में है इक्विटी जुरिडिक्शन। इक्विटी मतलब कि पार्टीज को बराबर इक्वली रखना, ठीक है, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट वॉज टू बी ए कोर्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मतलब इक्वली ट्रीट करे किनको, पार्टीज को। इट कुड एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, मतलब कि अगर ये जस्टिस मतलब कि प्रोवाइड करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस प्रोवाइड करती हैं पार्टीज को, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस में ही दे जस्टिस, ठीक है। अब हमारा आता है रिट जुरिडिक्शन। रिट्स आपने सुनी ही होगी, किन में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने सुना ही होगा। रिट्स कितने तरह की होती है, फाइव तरह की, हैबियस कॉर्पस और कोवरेंटो, प्रोहिबिशन, ठीक है, सर्शियरी, कोवरेंटो, इस तरह की 5 रिट होती है। उसी तरह इसमें भी थी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर थी उस टाइम कि वह ऑर्डर, रिट का मतलब होता है ऑर्डर इशू करना, किसी चीज़ का ऑर्डर देना, ठीक है। तो वो रिट मैंने अभी 5 तरह की बताई है आपको, और वही होते थे ऑर्डर, ठीक है, वो इशू कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट टू दी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को और ऑफिसर्स को, ठीक है, उनको रिट इशू कर सकती थी, या फिर ऑर्डर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा 6th पॉइंट हो गया। अब हमारा था 7th पॉइंट, प्रोविज़न फॉर अपील्स, मतलब कि क्या प्रोविज़न थे अपील में जाने के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कहीं और जाने के। तो सबसे पहले हम क्रिमिनल केसेस में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपील्स ले टू द किंग इन काउंसिल, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की अपील लास्ट में कहाँ पर जाती थी, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो हम अपील कर सकते थे कहाँ पर, फिर किंग इन काउंसिल में। लेकिन इसमें एक डिस्क्रेशन पावर थी, सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रेशन टू अलाउ और डिनाई अपील, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अपील करते थे कोई भी पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ना भी कर सकते थे कि नहीं तुम अपील में नहीं जा सकते थे, या फिर उसको अलाउ भी कर सकती थी कि हाँ तुम अपील में जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया, वो किंग इन काउंसिल में चली भी गया, लेकिन किंग इन काउंसिल के पास भी एक डिस्क्रिशनल पावर थी कि वह उसको डिनाई भी कर सकती है और एडमिट भी कर सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किंग इन काउंसिल राइट टू रिफ्यूज और एडमिट अपील, ठीक है, इसके पास भी डिस्क्रिशन पावर थी, ठीक है। ये हमारा 7th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट, इसमें एक और आता है पॉइंट, इन सिविल केसेज, ये हमने क्रिमिनल केसेज में देखा, और अब हम आते हैं सिविल केसेज में। इन सिविल केसेज सुप्रीम कोर्ट अपील्स ले टू द किंग इन काउंसिल इफ द केस वैल्यू एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ विद इन 6 मंथ। इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील, जो सिविल केसेस होते थे, अपील करता है कोई भी पार्टी किंग इन काउंसिल में, तो उसकी वैल्यू अगर कितनी होने की, एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, वैल्यू एक्सीडिंग 1000 से ऊपर होगी, ठीक है, तब जाकर वो केस मतलब कि अपील में ले जा सकता है। लेकिन उसको विद इन 6 मंथ उसको अपील करनी होगी, विद इन 6 मंथ। फिर उसके पास अगर वो विद इन 6 मंथ के बाद करता है, 6 मंथ के अंदर नहीं करता है, तो उसकी अपील का राइट वो खो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7th पॉइंट। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।